कंपनीज एक्ट 2013 की पूरी वेटेज है more than 20 marks, 20 to 25 marks. And in the next 1 hour, जो भी स्टूडेंट्स ने पहले एक बार कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक बार पढ़ा हुआ है, वो नेक्स्ट 1 आवर में ये 20 to 25 मार्क्स बेस्ट तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है, सारे कीवर्ड्स के ऊपर हम फोकस करेंगे और डिटेल में रिवीजन और जो भी ट्रिक पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अब सबसे पहले वी विल कम टू दिस पेज एट द एंड ऑफ आवर रिविजन कि हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर क्या कुछ किया. वी आर गोइंग टू कवर 7 क्वेश्चंस. व्हाट्स अ कंपनी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट, कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है, कैपिटल को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है. तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन समझेंगे कि एक होती है नॉमिनल कैपिटल, एक होती है इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल. वो सारे पॉइंट्स यहाँ कवर करेंगे. एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, एंट्रेंचमेंट क्या होता है, शेयर कैपिटल किस किस टाइप की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कंपनीज किस किस टाइप की होती हैं. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है और उससे रिलेटेड सेक्शन नंबर 9 एंड 10, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो कि नया टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड ऑल द 3 डॉक्ट्रिन्स जिसमें से नॉर्मली एक केस स्टडी आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट एंड अल्ट्रा वायरस, ये तीनों को डिस्कस करेंगे अलोंग विद देयर कीवर्ड्स ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए और उसे कैसे प्रेजेंट करना है वो भी पता चल जाए. नेक्स्ट, ओवरव्यू के लिए मैंने ये एक चार्ट ड्रॉ किया है. कंपनी किस किस टाइप की होती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज कवर्ड इन योर सिलेबस. ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे: लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड गारंटी कंपनी. नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे ओपीसी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. कंट्रोल के बेसिस पे एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी. अदर कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी करने के लिए बनाई जाती है. स्मॉल कंपनी जिसमें कि अभी रिसेंटली अमेंडमेंट भी आई है बट हमारे एग्जाम में 4 नंबर से हम लोगों ने इस रूल को याद रखना है. फॉरेन कंपनी क्या होती है, डोरमेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी क्या होती है, निधि कंपनी जो कि म्यूचुअल बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती है, एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पीएफआई. ऑल ऑफ दिस विल बी कवर्ड इन द कमिंग 1 आवर. सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 क्यों बनाया गया. कंपनीज एक्ट 2013 कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज. नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आए उसके साथ इंडिया की ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने नया एक्ट बनाया. तो कंटेम्पररी इकोनॉमी की जरूरत थी जिस वजह से हमें ये नया एक्ट लेके आना पड़ा. जैसे कि हम लोग क्लास में भी पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे. एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेके आना एंड एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे आई. कॉर्पोरेट गवर्नेंस आई विसल ब्लोअर्स, क्लास एक्शन सूट, सिंपल रेगुलेशंस, इन सारी चीजों से. तो आप लोग एग्जाम में लिखोगे, अगर मुझे कहीं पे मेंशन करना पड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसोलिडेट और अमेंड करना कंपनीज के रिलेटेड सारे रूल्स को, ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट को समझते हुए हम लोग एक नया एक्ट लेके आए हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी देता है एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी लेके आया है. कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है. चाहे कोई कंपनी कंपनीज एक्ट में बनी है या फिर कोई कंपनी किसी भी पुराने लॉ के अंदर बनी है, सबके ऊपर अब कंपनीज एक्ट 2013 में अप्लाई होता है. इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सप्लाई कंपनीज, इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता है. बट अगर कोई भी इनकंसिस्टेंट प्रोविजन है जो कि रेलेवेंट एक्ट के साथ कंफ्लिक्ट करते ही है, उस केस में कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा. सिमिलरली कोई भी कंपनी जो कि किसी स्पेशल एक्ट के अंडर बनी है या जिसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उन सब के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है. कंपनी का मतलब क्या है. कंपनी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं हमेशा क्लास में बताती हूँ कि आपको 4 वर्ड्स लिखने हैं. पहला वर्ड लिखना है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. दूसरा वर्ड आप लोगों ने लिखना है सेपरेट लीगल एंटिटी. तीसरा वर्ड प्रिपेचुअल सक्सेशन एंड लिमिटेड लाइबिलिटी. उसके साथ एक आप ऑप्शनल फीचर बताओगे, कॉमन सी. सो टोटल 5 चीजें.
आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, उसी के बीच ही हम डिफाइन करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी को, लिमिटेड लाइबिलिटी को, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। सबसे पहले आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होता है? इसका मतलब कि कंपनी सेपरेट है और जो कंपनी के मेंबर्स हैं दे आर सेपरेट। जैसे कि एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग, वैसे ही कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि कोई भी काम कर सकती है। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। Yes, it cannot marry, but otherwise it can enter into contract. It can even acquire property and even immovable property. Company can sue and be sued. देखो इसे मेन कीवर्ड्स क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज क्लोथ्ड विद अ लीगल पर्सनालिटी, इट हैज सेम राइट्स एंड पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग, इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स। कंपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, लोन ले सकती है एंड लाइबिलिटीज भी रेज कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। कंपनी एक डिफरेंट पर्सन है फ्रॉम सब्सक्राइबर्स टू एमओए, कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं। कंपनी की पर्सनालिटी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट है अपने मेंबर से। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और लाइबिलिटी इंकर कर सकते हैं। डेट्स के लिए कंपनी स्यू कर सकती है क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स भी कंपनी को स्यू कर सकते हैं, नॉट इट्स मेंबर्स। कंपनी प्रॉपर्टी भी अपने नेम पे ओन कर सकती है, एंजॉय कर सकती है और उसे डिस्पोज ऑफ कर सकती है। जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है, शेयर होल्डर्स की अपनी प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट केस स्टडी पूछी जा सकती है। एक बार एक पर्सन ने अपनी गुड्स, अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर लिया। उसने अपना सारा स्टॉक जो कि पहले उसका सोल प्रोप्राइटर का स्टॉक था कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, तो कंपनी उस स्टॉक की ओनर बन गई। पर जो स्टॉक का इंश्योरेंस है वो कंपनी के नेम पे है। अब जब ये गुड्स डैमेज हो जाएंगी, क्या वो पर्सन इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज जो एसेट है वो कंपनी के नाम पर है, पर जो इंश्योरेंस है वो शेयर होल्डर के नाम पे है। तो द मेंबर does not have insurable interest in the property of company। कंपनी के एसेट्स के ऊपर मेंबर्स का इंश्योरेंस कराने का राइट भी नहीं है, क्योंकि वो उसका एसेट ही नहीं है, वो एसेट ही कंपनी का है। सो मेंबर्स डोंट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये बात हमें बताई गई इन द केस लॉ मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी। perpetual succession, पीपल कैन कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी को लॉ ही बनाता है और लॉ ही कंपनी को वाइंड अप कर सकता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। इसके मेंबर्स की डेथ या इंसॉल्वेंसी से कंपनी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इसके मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे लाइबिलिटी के बेसिस पे 3 टाइप की कंपनी होती है, उसमें एक पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है? अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। तो जो शेयर मैंने नहीं परचेज किए उतनी ही लिमिटेड है मेरी लाइबिलिटी। In case of limited liability, debt do not become the debt of the shareholder. Liability of the members of the company is limited to the extent of nominal value of the shares held by them. कभी भी शेयर होल्डर से हम एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन डिमांड नहीं कर सकते। गारंटी के केस में हाँ उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट गारंटेड बाय देम। पर ध्यान रखना है केस स्टडी के लिए कि अगर किसी मेंबर ने गारंटी भी दी है फॉर मोर देन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, तो जो उससे अनपेड शेयर कैपिटल से ज्यादा पैसे हमने लेने हैं वो सिर्फ हम कब मंगवा सकते हैं? लिक्विडेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम नहीं मंगवा सकते। जो भी अनलिमिटेड कंपनी है उसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस नॉट बाय नेचुरल बर्थ, दस इट इज कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, लोन ले सकती है, लाइबिलिटी रेज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। मेंबर्स भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड राइट्स क्रिएट हो सकते हैं, ड्यूटीज क्रिएट हो सकती हैं, सीव कर सकती है। सेम जो चीजें हम लोगों ने ऊपर पढ़ी वो सारी सेम रिपीट हो रही। कॉमन सील ध्यान में रखना है, एक एग्जाम में काफी बार कॉमन सील के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। क्या कॉमन सील कंपलसरी है? आंसर इज नो, कॉमन सील इज नॉट कंपलसरी। वैसे ओल्ड रूल क्या था? कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट इज नॉट बेस्टोड विद बॉडी ऑफ अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग, ये काम करती है थ्रू एजेंसी। तो जो कॉमन सील था वो पहले कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर था जो कि कंपनी के ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाते थे, पर 2015 में इसे ऑप्शनल बना दिया गया।
अगर किसी की कॉमन सील है तो ठीक है, बट अगर कॉमन सील नहीं है, अगेन ये एग्जाम में पूछा गया है, तो कोई भी दो डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी कंपनी की कॉमन सील नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स को कौन ऑथराइज करेगा, दो डायरेक्टर्स करेंगे या फिर एक डायरेक्टर एंड एक सीएस करेगा। अगर सीएस अपॉइंटेड है, अगर कंपनी ने सीएस अपॉइंट नहीं किया हुआ तो ये वाला रूल लगेगा। कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी क्या होती है? कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट ये कहता है कि व्हील का मतलब होता है कर्टेन, कि कंपनी अलग पर्सन है और जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो अलग पर्सन है। कॉर्पोरेट व्हील के अकॉर्डिंग मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटी कनेक्टेड टू कंपनी एक्शंस। अगर जो कंपनी है वो कोई भी डेट या इंकर करती है, कोई भी लाइबिलिटी इंकर करती है, तो मेंबर्स उसके लिए लाइबल नहीं है। मेंबर्स तो क्या एंजॉय करते हैं? कॉर्पोरेट इंसुलेशन। तो कीवर्ड्स क्या है हमारे पास? ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कंपनी को उसके मेंबर से सेपरेटली आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसे प्रोटेक्शन देते हैं। वो कंपनी के डेट्स के लिए, लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं है। इस प्रोटेक्शन को क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। ये बात कौन से केस में बताई गई थी? सालमन वर्सेस सालमन लिमिटेड में बताई गई थी। सालमन वर्सेस सालमन लिमिटेड में बताया गया कि जो कंपनी है, इट इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स अलग बात होती है और कंपनी अलग बात होती है। एंड दो इनकॉर्पोरेशन के बाद दोनों सेम ही हो सकते हैं, कि जो पहले बिजनेस हो रहा था अभी भी वही हो रहा है। सेम हैंड जो पहले प्रॉफिट अर्न कर रहे थे अभी भी वही कर रहे हैं। बट जो कंपनी है वो शेयर होल्डर की एजेंट नहीं होती है। डायरेक्टर कंपनी के एजेंट होते हैं, कंपनी किसी की एजेंट नहीं होती है। तो इसका मतलब कि देर इज कॉर्पोरेट व्हील। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इस कॉर्पोरेट व्हील को कभी भी लिफ्ट किया जा सकता है या इसे पियर्स किया जा सकता है? तो सालमन वर्सेस सालमन केस में रेफरेंस दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स के पास पावर है, कोर्ट्स कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? टू नो द रियलिटी बिहाइंड द लीगल पर्सन। तो कई बार अगर कोर्ट को लगता है कि कोई शैम हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, तो उस केस में कोर्ट डिसरिगार्ड करना चाहता है कॉर्पोरेट एंटिटी के कॉन्सेप्ट को, और वो रियलिटी चेक करना चाहता है कि लीगल फसाड के पीछे की रियलिटी क्या है। ऐसे केसेस में कॉर्पोरेट विल को कोर्ट लिफ्ट करेगा, एंड वो करेगा ऐसा इन क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोल रेदर देन merely अ क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कहीं पे किसी को ये लगे कि यार मुझे कीवर्ड्स अच्छे से याद नहीं हुए, पॉज द वीडियो या पीछे करो वीडियो को, अच्छे से वो वर्ड्स देखो और फिर आगे चलो। अब जब आपने टाइम निकाल ही लिया है कंपनीज एक्ट करने के लिए, तो ये मान के चलो कि मुझे एट द एंड ऑफ द वीडियो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उठना है कि लाओ भाई ये 20-25 नंबर का पेपर, ये तो मुझे पूरा आता है, ये तो मैं पूरे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मुझे सारे कीवर्ड्स इसके अच्छे से याद है। जहां पे भी रिक्वायरमेंट लगे, पॉज द वीडियो, गो बैक एंड रिवाइज इट। आई एम डूइंग इट इन अ फास्ट मैनर ताकि मैं विद इन 1 आवर सब कुछ अच्छे से कवर कर सकूं। नेक्स्ट, अब ऐसे कौन कौन से केसेस है जब कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जा सकता है किसी भी कंपनी के ट्रू करेक्टर को चेक करने के लिए, कि वो मेरी फ्रेंड है या फिर वो मेरी एनिमी है। कंपनी अगर रेवेन्यू टैक्स की इवेजन कर रही है, गवर्नमेंट को सही टैक्स पे नहीं कर रही है, कंपनी अगर किसी लीगल ड्यूटी से बचने के लिए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एजेंट की तरह यूज कर रही है, अगर किसी पर्सन ने कंपनी में सब्सिडरीज बनाई हैं जो कि उसकी एजेंट की तरह काम करती है, या फिर किसी भी तरह के फ्रॉड में, किसी भी तरह के शैम में, हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं। सारे पांचों के पांचों पॉइंट्स की 6 मार्क्स की केस स्टडी बन सकते हैं, तो इसे अच्छे से समझते हैं। ट्रू करेक्टर चेक करने के लिए, तो अगर इंडिया और चाइना वॉर में है, इंडिया और पाकिस्तान वॉर में है, तो कोई भी लोग, सिटीजन्स, इंडिया और पाकिस्तान के आपस में बिजनेस नहीं कर सकते। बट अगर मान लो किसी इंडिया के पर्सन ने पाकिस्तान में जाके कंपनी बना ली एंड उसके थ्रू वो बिजनेस कर रहा है, तो क्या हम इसे वैलिड बोलेंगे? क्या हम ये बोलेंगे कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है? अब यहाँ पर ट्रू करेक्टर चेक करने के लिए कि वो कंपनी मेरी फ्रेंड कंपनी है या एनिमी कंपनी है, हम लोग चेक कॉर्पोरेट विल को क्या करेंगे? लिफ्ट करेंगे। सिमिलरली, अगर कोई भी तरह की टैक्स इवेजन हो रही है, अगर कोई पर्सन ने एक कंपनी बनाई एंड एक दूसरी कंपनी बनाई जो कि कोई काम नहीं करती है, बस पहली कंपनी से सिर्फ डिविडेंड लेती है एंड फर्दर दूसरी कंपनी को डिविडेंड लेती है, ऐसे एक सीरीज ऑफ कंपनीज बनाई गई है, चेन्स बनाई गई हैं, जिसे वो अपने टैक्स को लोअर कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। इस केस में कोर्ट बोलेगा कि नहीं, ये सारी एक ही कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट नहीं है। देन
लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए कई बार कोई कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज का बोनस कम देना चाहती है, तो वो जानबूझ के अपने एक्सपेंसेस इंक्रीज करती है। वो एक और कंपनी बनाते हैं और एक कंपनी दूसरी कंपनी को कुछ अमाउंट पे करती है ताकि उसका बुक्स में प्रॉफिट कम हो जाए। सिमिलरली मैंने क्लास में आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवाई थी, जिसमें अगर एक कंपनी को बोला गया कि तुमने मोबाइल्स की एजेंसी का काम नहीं करना है, तो उसने पर्सन ने इंडिविजुअल नेम पे या किसी और कंपनी बनाई उसके थ्रू मोबाइल्स की एजेंसी के लिए अप्लाई किया। हमने कहा कि यहाँ पर कॉर्पोरेट वील को लिफ्ट किया जाएगा टू नो द रियलिटी बिहाइंड द लीगल फसाड, लीगल ड्यूटी से बचने के लिए, क्योंकि ऐसा किया जा रहा है। एक बार आगे चलने से पहले आई विल रिपीट वट एवर वी हैव डन सो फार। हम लोगों ने आज सबसे पहले ये डिस्कस किया कंपनीज एक्ट क्यों बना, कंसोलिडेटेड अमेंडमेंट लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, करंट इकोनॉमी के रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया की ग्रोथ। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड under this act or the previous act, including insurance company, banking company, electricity company, except if the provisions conflict are inconsistent। कोई भी कंपनी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है या फिर कोई भी कंपनी जिसके ऊपर कोई स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल है। कंपनी का मतलब क्या होता है, आप लोग लिखोगे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी, देन कॉमन सील एंड perpetual सक्सेशन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में आप बताओगे कि सेपरेट लीगल पर्सन है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, ये स्यू भी कर सकती है। perpetual सक्सेशन में आप लिखोगे कि इसे सिर्फ लॉ बनाता है और लॉ ही खत्म कर सकता है। एंड लिमिटेड लाइबिलिटी में कि इसकी जो लाइबिलिटी है लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। गारंटी कंपनी के केस में उससे ज्यादा है, बट वो पैसे सिर्फ कब मंगवाए जा सकते हैं, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। सिर्फ किससे मंगवाए जा सकते हैं, मतलब कि क्या क्रेडिटर्स डायरेक्टली शेयर होल्डर से पैसे मंगवा सकते हैं, नहीं, कंपनी ही सिर्फ शेयर होल्डर से मंगवा सकती है। एंड लास्ट पॉइंट कॉमन सील, ये 2015 तक मैंडेटरी थी बट उसके बाद से ये ऑप्शनल है। अगर किसी की कॉमन सील नहीं है तो एक डायरेक्टर और एक सीएस साइन करेगा, अगर सीएस नहीं है तो कोई भी दो डायरेक्टर साइन करेंगे। देन एक केस आता है सेपरेट लीगल एंटिटी में कि क्या जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो कंपनी के एसेट्स के ऊपर कोई राइट एक्सरसाइज करते हैं, नहीं। क्या जो मेंबर्स हैं उनका जॉइंटली कोई राइट होता है कंपनी के एसेट्स के ऊपर, नहीं। कंपनी के मेंबर्स का कंपनी में शेयर होता है, कंपनी के एसेट्स के ऊपर कोई भी राइट नहीं होता। इनफैक्ट कंपनी के एसेट्स के ऊपर इंश्योरेंस करवाने का राइट भी नहीं होता। मकोरा वर्सेस जर्नल इंश्योरेंस कंपनी, द मेंबर्स ऑफ द कंपनी डोंट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी क्या कहती है। कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी एक कॉन्सेप्ट है जो कि ये कहता है कि कंपनी सेपरेट पर्सन है और उसके जो मेंबर्स हैं वो सेपरेट पर्सन है। तो जो मेंबर्स हैं दे आर शील्डेड, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डेट्स ऑफ द कंपनी, दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। ये वर्ड पहली बार यूज किया गया था सालमन वर्सेस सालमन में, जिसमें बताया गया कि जो कंपनी है और जो कंपनी के मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो अलग पर्सन है। तो चाहे किसी सोल प्रोप्राइटर ने अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर इशू करके ही एक कंपनी बना दी है, पहले भी उसे प्रॉफिट मिलता था, अभी भी उसे मिलता है। पहले उसने अपने फैमिली मेंबर्स को ही शेयर इशू किए हैं, पहले भी वही बिजनेस मैनेज करता था, अभी भी वही बिजनेस मैनेज करता है, बट स्टिल वो सेपरेट पर्सन है और कंपनी एक सेपरेट पर्सन है। बट द क्वेश्चन इज, क्या कभी हम इस कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं, तो यस, ये काम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कर सकता है। कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट या पियर्स किया जा सकता है टू नो द रियलिटी बिहाइंड द लीगल फसाड in questions of control and not in questions of ownership. The court can disregard the concept of corporate will or separate legal entity। ऐसे 5 एग्जाम्पल्स हैं कंपनी का ट्रू करेक्टर चेक करने के लिए, अगर कोई भी टैक्स इवेजन हो रही है, अगर कोई भी लीगल ड्यूटी से बचने के लिए किया जा रहा है, सब्सिडरी को एजेंट की तरह लिया जा रहा है, या फिर किसी भी शाम के केस में, किसी भी फ्रॉड के केस में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कैपिटल किस किस टाइप की होती है। सबसे पहले नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो एक कंपनी रेज कर सकती है बाय इशूइंग द शेयर्स। इशूड कैपिटल ये वो वाला हिस्सा है नॉमिनल कैपिटल का जो कि हमने इशू किया है मेंबर्स को कि आप चाहो तो ये शेयर्स परचेज कर सकते हो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल ये वो वाला हिस्सा है इशूड शेयर कैपिटल का जो कि लोगों ने एक्चुअली में सब्सक्राइब किया है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल ये वो वाला हिस्सा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो वैल्यू मैंने शेयर होल्डर से कॉल कर ली है। पेड अप शेयर कैपिटल ये वो हिस्सा है कॉल्ड अप कैपिटल का जो मेंबर्स ने पे कर दिया है। जो अनकॉल्ड कैपिटल है उसे हम लोग रिजर्व कैपिटल भी बोलते हैं। अगर हमें कहीं पे आंसर करना पड़े
कि शेयर कैपिटल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल और फिगर इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट्स। जो कंट्रीब्यूशन है लोगों की कंपनी के कॉमन स्टॉक में, जो टोटल पैसे जो मेंबर्स ने कंपनी में डाले हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। उसमें से द प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल जिसपे एक पर्सन का राइट बनता है उसे बोला जाता है कि ये आपका शेयर है। शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी, इट इज एन इंटरेस्ट, कि आपका कंपनी में इतना राइट है। शेयर क्या होते हैं, शेयर का मतलब है शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। आपका इतना इंटरेस्ट है एज अ शेयर होल्डर्स। जो शेयर्स हैं वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, शेयर्स को परचेज और सेल किया जा सकता है लाइक गुड्स। जो शेयर्स हैं वो नंबर्ड होने जरूरी है। तो जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो, हर शेयर के ऊपर एक डिस्टिंक्टिव नंबर होना जरूरी है, सारे शेयर्स को नंबर करना जरूरी है। शेयर कैपिटल किस किस तरह की होती है, एक होती है इक्विटी, एक होती है प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या होती है, प्रेफरेंशियल कैपिटल एक ऐसी शेयर कैपिटल है जिसमें शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को प्रेफरेंशियल राइट मिलता है। प्रेफरेंशियल राइट किस चीज का मिलता है, उनको राइट मिलता है कि आपको पहले डिविडेंड मिलेगा, ये एंड आपकी कैपिटल पहले रीपे की जाएगी। तो अगर किसी भी तरह का प्रेफरेंशियल राइट मिल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। जो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल नहीं है उसे हम क्या बोल देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये फर्दर दो तरह की होती है, एक होती है वनीला इक्विटी शेयर्स जिसमें सिंपल वोटिंग राइट्स होते हैं, एक होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट जिसमें स्पेशल तरह के वोटिंग राइट होते हैं। एमओए क्या होता है, एमओए कंपनी का चार्टर है। एमओए में कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया गया है, स्कोप बताई गई है कि कंपनी के पास क्या क्या पावर है। सो एमओए इज द चार्टर, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें स्कोप बताई गई है कि कंपनी के पास क्या क्या काम करने की पावर है। तो जो एमओए है वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरी कंपनी खड़ी है। एमओए क्यों बनाया क्यों जाता है, जो एमओए है उसमें ये बताया जाता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्या काम करेगी, एंड कंपनी इस काम के बियॉन्ड जा ही नहीं सकती। अगर कंपनी कोई भी ऐसा काम करती है जो कि इस ऑब्जेक्ट क्लॉज को के अगेंस्ट जाता है, उसे काउंटर करता है, हम बोलते हैं कि ये अग्रीमेंट जो है ये वॉइड एब इनिशियो होगा। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, ये उनको प्रोटेक्शन देता है। जो एमओए है, तो जो शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको पता है कि मेरे पैसे सिर्फ इसी काम के लिए यूज किए जाएंगे, इसके अलावा किसी काम के लिए नहीं यूज किए जाएंगे। तो एमओए में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। रिपीटिंग अगेन, एमओए कंपनी का चार्टर है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। एमओए और एओए दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ये दोनों मिलके बताते, जो एमओए है इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज बताता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है, और जो कंपनी की पूरी फाउंडेशन है वो इसी चीज के ऊपर, एडिफाइस है जो होल कंपनी का, वो इस चीज के ऊपर ही बेस्ड है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है, वो कहीं से भी एमओए मतलब कंपनी से भी मांग सकता है और आरओसी से भी मांग सकता है। एंड कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, हम ये मान के चलेंगे कि उसे एमओए के बारे में नॉलेज है। जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पता रहेगा कि अब मेरे पैसे सिर्फ इसी जगह पे यूज किए जा सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। कोई भी कंपनी चाहे तो डिटेल में अपने एमओए खुद बना सकती है, नहीं तो कंपनीज एक्ट में मॉडल एओएस गिवन है, टेबल्स गिवन है, उनको भी फॉलो कर सकती है। एमओए में हम लोग 6 पॉइंट्स लिखते हैं। एमओए में हम लोगों ने एक शॉर्ट फॉर्म याद की थी। 6 पॉइंट्स का लिखे जाते हैं। एनआरओ क्लास, एन का मतलब कंपनी का नाम, आर का मतलब उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज, सी का मतलब कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, या फिर इसी को ही बोला जाता है एसोसिएशन क्लॉज। नेम, हर कंपनी के एमओए में उसका नाम लिखा जाता है जिसके पीछे के सफिक्स लगाना जरूरी है। ओपीसी के पीछे ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक के पीछे लिमिटेड। जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए, ना तो वो किसी और के ट्रेडमार्क के साथ मैच करना चाहिए, ना ही वो किसी और कंपनी के साथ मैच करना चाहिए। एक बार ये टॉपिक एलएलपी में भी आता है, उसके साथ भी मैं लिंक करके रिपीट कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलएलपी का नाम भी किसी और के ट्रेडमार्क के साथ, किसी और कंपनी के साथ या किसी और एलएलपी के साथ मैच नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कोई भी पर्सन जब कंपनी बनी थी या जब एलएलपी बनी थी, उसके 3 साल के अंदर अंदर कंप्लेन कर सकता है कि ये नाम जो है वो मैच कर रहा है। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को ऑर्डर करेगी कि तुम अपना नाम चेंज करो, और एलएलपी को विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स अपना नेम चेंज करना पड़ेगा। तो आपने ध्यान में रखना है एलएलपी में 3 years and 3 months। कंपनीज एक्ट का ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि नाम यूनिक होना चाहिए और नाम का सफिक्स होना चाहिए। कुछ रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स अलाउड नहीं है, जैसे कि इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये वर्ड्स आप अपने नाम में यूज नहीं कर सकते।
हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। तो कभी भी कंपनी बनेगी तो उसके एमओए में बताया जाएगा कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में होगा। इसका पर्पज ये होता है कि जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस एड्रेस पे भेजे जाएंगे। हर कंपनी के एमओए में उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज बताया जाएगा। अभी हमने डेप्थ में डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट क्लॉज से ही पता चलता है कंपनी क्या काम कर सकती है। कंपनी के शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर के पैसे सिर्फ वहीं पे यूज हो सकते हैं, उनको इससे प्रोटेक्शन मिलती है, इसीलिए तो एमओए को चार्टर बोला जाता है। एमओए के फाउंडेशन के ऊपर ही पूरी कंपनी खड़ी होती है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। लाइबिलिटी तीन तरह की हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। जिस भी टाइप की लाइबिलिटी है वो हमें पता कहाँ से चलता है, एमओए से। कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, तो जो ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल है वो यहाँ पर लिखी जाती है कैपिटल क्लॉज में। सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज, सारे सब्सक्राइबर्स की डिटेल जो कंपनी के साथ मिल रहे हैं वो इसमें मेंशन होगी। सिर्फ और सिर्फ ओपीसी के केस में एक एडिशनल शेड्यूल होता है, एडिशनल क्लॉज होता है, नॉमिनेशन क्लॉज। तो अगर कोई भी पर्सन ओपीसी बना रहा है तो इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ और इनकॉम्पिटेंसी टू वर्क हु विल मैनेज द कंपनी, वो अपना नॉमिनी अपॉइंट करता है। ये हम लोग नॉमिनेशन क्लॉज में लिखते हैं। ये नॉमिनेशन क्लॉज सिर्फ और सिर्फ ओपीसी के केस में ही होता है। जो एमओए है इसे प्रिंट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है पैराग्राफ्स में, इट इज नंबर्ड कंसेक्यूटिवली। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी डिस्टिंक्टिवली नंबर करना जरूरी है। एमओए के भी हर पेज को, एमओए के पेजेस पे इट इज साइंड बाय एटलीस्ट 7 persons इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 persons इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 1 इन केस ऑफ ओपीसी विद एटलीस्ट 1 विटनेस। इस जब जो भी लोगों का नाम आएगा, सब्सक्राइबर्स का नाम आएगा, उनका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, सब कुछ हम लोग साथ ही मेंशन करेंगे। इट इज टू बी नोटेड दैट कंपनी क्योंकि एक लीगल पर्सन है, इट कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। मतलब ये है कि क्या कंपनी किसी कंपनी में शेयर होल्डर बन सकती है? यस, वो किसी एजेंट के थ्रू मेमोरेंडम में सब्सक्राइब कर सकती है। However, minor can't be signatory to memorandum as he is not competent to contract. माइनर नहीं कर सकता क्योंकि वो competent to contract के नहीं है। जो माइनर का गार्डियन है वो उसके बिहाफ पे कर सकता है। ये जो ऊपर हमने 6 क्लॉजेस पढ़े, ये सारे कंपल्सरी क्लॉजेस हैं। इट इज कंपल्सरी टू मेंशन ऑल ऑफ दीज इन एनी एमओए ऑफ द कंपनी। एओए क्या होते हैं? जो एओए है वो कंपनी के बायलॉज हैं। वो उसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं। किस चीज के बारे में? इंटरनल अफेयर्स। तो कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा ये हमें पता चलता है एमओए से। बट कंपनी के मेंबर्स में आपस में कैसा रिलेशनशिप होगा, इंटरनल अफेयर्स कहाँ से मैनेज कर होते हैं? एओए से मैनेज होते हैं। तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें लिखी जाती हैं, दे आर सब्सिडरी टू एमओए। एमओए और एओए को मिला के वैसे हम टोटल में कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। जैसे एमओए बनाने के लिए हमें टेबल्स गिवन है, बिल्कुल वैसे ही इसके लिए भी टेबल्स एंड मॉडल आर्टिकल्स भी गिवन है। एमओए को हम लोग चार्टर बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ये कंपनी की डोमेस्टिक मैनेजमेंट को देखता है। इसे हम लोग बायलॉज भी बोलते हैं क्योंकि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस एज रिगार्ड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, अकाउंट्स एंड ऑडिट एज पर एओए। सारे रूल्स एओए के अकॉर्डिंग फॉलो करने होते हैं। आपको याद है जब हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर लिखा जाता है एज restrictions are put in AOA। तो कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है, हमें कहाँ से पता चलता है? एओए से पता चलता है। एओए में क्या कुछ आएगा? रेगुलेशंस, कंपनी को मैनेज कैसे करना है, जो भी मैटर्स हम कंपनी के बारे में डिसाइड करना चाहते हैं, सारे मैटर्स यहाँ पर लिखे जाएंगे। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्रेंचमेंट क्या होता है? अगर हम किसी प्रोविजन को रिस्ट्रिक्टिव बनाना चाहते हैं, अगर हम करना चाह किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि अगर उसे ऑल्टर करना है तो एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो उसे हम लोग क्या वर्ड देते हैं? एंट्रेंचमेंट। तो प्लीज सब लोग ये लैंग्वेज याद करेंगे। किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एओए को एंट्रेंच किया जा सकता है। एंट्रेंच करने का मतलब किसी चीज की ऑल्ट्रेशन को और ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव कर देना, किसी प्रोविजन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए किसी चीज की ऑल्ट्रेशन को और ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव कर देना। एंट्रेंचमेंट कैसे की जाती है? जब कंपनी बनती है उस टाइम पे हम एओए में कोई भी तरह के रूल्स लिख सकते हैं जो कि कंपनीज एक्ट से भी ज्यादा स्ट्रेंथन है, रिस्ट्रिक्टिव है। या फिर लेटर स्टेज पे भी एंट्रेंचमेंट की जा सकती है। लेटर स्टेज पे प्राइवेट कंपनी में एंट्रेंचमेंट करने के लिए 100% रेजोल्यूशन चाहिए। पब्लिक कंपनी में एंट्रेंचमेंट करने के लिए सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। जब भी आप एंट्रेंचमेंट करोगे लेटर स्टेज पे, तो कोई भी काम करो तो आरओसी को बताना जरूरी है। हम आरओसी को बताएंगे।
एमओए और एओए में डिफरेंस क्या है? जो एमओए है उसका पर्पस है, वो डिफाइन करता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव। एओए इंटरनल मैनेजमेंट। एमओए रिलेशनशिप बताता है कंपनी की आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, एओए बताता है कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में। एमओए को ऑल्टर करने के लिए अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस कुछ कुछ केसेस में ही प्रोविजन प्रोवाइडेड है। ऑल्टर्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से स्पेशल रेजोल्यूशन से ऑल्टर किया जा सकता है। अगर कोई भी काम कंपनी के एमओए के बियॉन्ड है उसे हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वर्ड का मतलब बियॉन्ड, वायरस वर्ड का मतलब पावर। ऐसा अग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो होगा, वो कभी भी वैलिड बन ही नहीं सकता। पर मान लो कोई चीज कंपनी का एमओए तो अलाउ करता है पर एओए अलाउ नहीं करता, वो अल्ट्रा वायरस नहीं होगी, वो वैलिड होगी। उस केस में रेटिफिकेशन की जा सकती है। पहला पार्ट एक बार देखो हमारे सिलेबस में क्या कुछ था और हम लोगों ने क्या कुछ कवर कर लिया। पहली चीज थी व्हाट इज अ कंपनी, हम लोगों ने अच्छे से डेप्थ में कवर कर ली कंपनी क्या होती है। आई होप सब लोग आंसर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सेल। कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है? कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है कोई भी कंपनी इंडिया में बनी, आउटसाइड इंडिया बनी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट इफ द प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द रेलेवेंट एक्ट। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया या स्पेशल एक्ट के अंडर बनी। कॉर्पोरेट वील क्या होती है? ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कंपनी के मेंबर्स को प्रोटेक्शन मिलती है कंपनी के डेट से। कॉर्पोरेट इंसुलेशन एंजॉय करते हैं, इसे कभी कभी लिफ्ट किया जा सकता है। सालमन वर्सेस सालमन में बताया था। फसाड के पीछे की लीगल रियलिटी को जानने के लिए जो कोर्ट्स है वो डिसरिगार्ड कर सकते हैं। शेयर कैपिटल, दो अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एक है कैपिटल क्या होती है, एक है शेयर कैपिटल की काइंड्स क्या होती हैं। तो कैपिटल होती है ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। शेयर कैपिटल की काइंड्स क्या क्या होती हैं? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, चार्टर बोला जाता है। एनआरओ क्लास, ये छह बातें इसमें बताई जाती हैं। एओए मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इंटरनल रेगुलेशंस, बाय लॉज, मेंबर्स के, कंपनी और मेंबर्स के बीच के रिलेशनशिप के लिए बनाया जाता है। फर्स्ट फोर क्वेश्चंस आर डन एंड ओनली थ्री क्वेश्चंस आर लेफ्ट। क्वेश्चन है हमारे पास कंपनी किस किस टाइप की होती है। वी विल रेफर दिस चार्ट। सबसे पहले लाइबिलिटी के बेसिस पे, वी हैव ऑलरेडी डन लाइबिलिटी के बेसिस पे। When the liability of the members is limited by its MOA to the amount unpaid on the shares held by them, कितनी अमाउंट अनपेड है उसके बेसिस पे होगी। इट इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। It is thus implies that for meeting the debt of the company, the shareholders may be called upon to contribute only to the extent which remains unpaid on his shareholding. मेंबर से उससे ज्यादा पैसे नहीं मंगवाए जा सकते। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये अपने मेमोरेंडम में ये बताते हैं कि हम अमाउंट कितनी पे करेंगे टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, बट कब पे करेंगे? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस हम किसी भी गारंटी कंपनी में शेयर होल्डर से कितने पैसे मंगवा सकते हैं? ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। बट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप हम कितने पैसे मंगवा सकते हैं? ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम। ये पैसे कौन मंगवा सकता है? क्या डायरेक्टर डायरेक्टली शेयर होल्डर से मंगवा सकता है? नहीं, कंपनी ही शेयर होल्डर से मंगवा सकती है और सिर्फ फाइंडिंग अप के टाइम डिमांड कर सकती है। अगर कोई पर्सन अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, किसी और को सेल करना चाहता है, तो क्या हम रोक सकते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में मैं किसी को नहीं रोक सकती। बट अगर कोई गारंटी कंपनी है उस केस में किसी भी शेयर होल्डर पे शेयर ट्रांसफर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, बिकॉज उसके साथ एक एडिशनल ड्यूटी अटैच्ड है, उसने गारंटी दी हुई है। ये बात यहाँ पर हमें बताई गई थी इस केस में। केस का नाम याद नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन दैट राइट ऑफ गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय अ मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कंपनी इज ऑन अ डिफरेंट फुटिंग देन दैट ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी मेंबर्स की लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, उनसे हम पैसे मंगवा सकते हैं मोर देन the unpaid share capital. In fact, we can ask them to contribute up to the amount of debts of the company, but only in case of winding up. नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे सेक्शन याद करने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपीसी 262 में, प्राइवेट कंपनी 268 में। ओपीसी क्या होती है? सबसे पहले ओपीसी बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी दुनिया में? पुराने एक्ट में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ओपीसी इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, कॉर्पोरेटाइजेशन लेके आने के लिए हम लेकर आए हैं। ये जैसे कि एलएलपी पार्टनरशिप को लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट देती है, ओपीसी सोल प्रोप्राइटर को लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट देती है, तो ऑब्वियसली इससे एंटरप्रेन्योरशिप एंकरेज होगी। एंड ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही है। ओपीसी में एक ही पर्सन मेंबर होता है, वही मेंबर है, वही डायरेक्टर है, सिंगल पर्सन।
इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल आज के टाइम पे कुछ भी नहीं प्रेस्क्राइब की गई। जो ओपीसी का मेमोरेंडम होता है उसमें 6 क्लॉजेज एनआरओ क्लास के अलावा एक एक्स्ट्रा क्लॉज आता है, नॉमिनेशन क्लॉज। इसमें नाम बताया जाता है अदर पर्सन का जो कि सब्सक्राइबर की डेथ या इनकैपेसिटी के केस में काम करेगा। जिससे भी तुम नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका प्रायर रिटर्न कंसेंट लेना जरूरी है, और उस प्रायर रिटर्न कंसेंट की कॉपी आरओसी को सबमिट करनी भी जरूरी है। नॉमिनी को तुम जब मर्जी हटा सकते हो, वो जब मर्जी खुद भी छोड़ के जा सकता है। एक हैज अ राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट, हर एक पॉइंट पे केस स्टडी है। एंड द मेंबर ऑफ ओपीसी कैन एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ नॉमिनी बाय गिविंग नोटिस टू कंपनी एंड कंपनी विल इंटीमेट टू आरओसी। कोई भी ऐसा चेंज जो है उसे ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए नहीं माना जाएगा, ध्यान रखोगे। वैसे एमओए को ऑल्टर करने के लिए बहुत लेंदी प्रोसीजर है, हमें एमओए की ऑल्ट्रेशन पढ़नी पड़ती है। पर क्या कंपनी ओपीसी ने अपना नॉमिनी चेंज करना है, इस केस में एमओए की ऑल्ट्रेशन के रूल लगेंगे? वैसे तो जो नॉमिनी है उसका नाम एमओए में ही आ रहा है, होना चाहिए, बट आंसर इज नो, इसे नहीं माना जाता। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, बहुत सारी केस स्टडीज बनती हैं कौन कौन एलिजिबल है ओबीसी का मेंबर बनने के लिए या नॉमिनी बनने के लिए। तो मेंबर और नॉमिनी दोनों के लिए सेम, सिर्फ नेचुरल पर्सन बन सकता है। तो वैसे तो कंपनी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, पर क्या कंपनी ओपीसी के शेयर खरीद सकती है? नहीं खरीद सकती। सिर्फ कौन बन सकता है? इंडिया का सिटीजन, किसी कहीं और का सिटीजन नहीं बन सकता, पर उसका रेजिडेंट होना जरूरी है। रेजिडेंट का मतलब क्या है कि वो पिछले साल इंडिया में कितने दिन रहा हो, मोर देन इक्वल टू 120 डेज। कोई भी पर्सन मैक्सिमम एक ओबीसी का मेंबर बनेगा और एक ओबीसी का नॉमिनी बनेगा। नो माइनर विल बिकम मेंबर और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। माइनर मेंबर बन ही नहीं सकता। ध्यान रखना है, जो ओपीसी है वो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, प्राइवेट या पब्लिक में की जा सकती है, सेक्शन 8 में नहीं की जा सकती। और मैं जब मर्जी कन्वर्ट कर सकती हूँ, और मेरे ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि कुछ केसेस में मुझे करना ही पड़ेगा। पहले ऐसे एक टाइम रूल होता था कि अगर मुझे ओपीसी को कन्वर्ट करना है किसी स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी में, तो मुझे कुछ मिनिमम टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड कुछ केसेस में कंपलसरी होता था कि करना ही पड़ेगा। नाउ देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, ओपीसी फ्रीली कभी भी कन्वर्ट कर सकती है प्राइवेट या पब्लिक में, पर सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी के लिए नहीं कर सकती। एंड ओपीसी सिक्योरिटीज में डील नहीं कर सकती, एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में डील नहीं कर सकती। 262 ओपीसी, 268 प्राइवेट कंपनी की ऐसी कंपनी है जो कि अपने आर्टिकल्स के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। आर्टिकल्स के थ्रू क्या रिस्ट्रिक्शन लगाती है? 3 कि तुम्हारे नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू 200 होंगे। तुम्हारे मेंबर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होगी ऑन राइट टू ट्रांसफर द शेयर, एंड प्रोहिबिट करते हैं हम कि तुम पब्लिक को इनवाइट नहीं करोगे सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए। जो ये 200 की काउंटिंग करनी है, इसे ध्यान से करना है। तो जो लोग जॉइंट मेंबर्स हैं उनको 1% काउंट किया जाएगा। जिन लोगों को शेयर्स मिले थे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, जो जॉइंट मेंबर्स हैं उनको 1% काउंट किया जाएगा। जिनको शेयर्स मिले ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट उनको काउंट नहीं करना है। जिनको शेयर्स मिले थे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, अब वो छोड़ के चले गए हैं, तब भी काउंट नहीं करना है। मतलब कि किसी को काउंट करना है या नहीं करना, तो आपने ये देखना है जब मेंबर बना था उस दिन एम्प्लॉय था या नहीं था। अगर जिस दिन मेंबर बना उस दिन एम्प्लॉय भी था तो काउंट नहीं करना, अदरवाइज हमने काउंट करना है। आज की डेट में कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम 200 चाहिए। राइट टू ट्रांसफर शेयर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिट किया गया है पब्लिक को इनवाइट करना। स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। पब्लिक कंपनी तो स्मॉल कंपनी बन ही नहीं सकती। एंड ओबीसी भी हमेशा क्या होती है? प्राइवेट कंपनी। देखते हैं कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती उसे हम लोग बोलते हैं पब्लिक कंपनी। ऑफिशियली ये लिखा गया है कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है एंड जिसकी पेड अप कैपिटल होगी एज प्रिस्क्राइब्ड। ये हम रूल सब्सिडरी कंपनी में पढ़ते हैं, बट मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ, वहां रिपीट करेंगे। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हमेशा पब्लिक कंपनी होती है। तो अगर एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है वाई प्राइवेट लिमिटेड, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वाई प्राइवेट लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, इसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं है एज ऑन टुडे। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 7, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। सब्सिडरी ऑफ पब्लिक इज सब्सिडरी पब्लिक कंपनी, एंड पब्लिक कंपनी आप किसी भी लीगल पर्पज के लिए विद 7 पर्सन बना सकते हो।
कंट्रोल के बेसिस पे वेरी इंपॉर्टेंट, सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। सबसे पहले एसोसिएट कंपनी पढ़ते हैं। 2(6) में बताया गया है एसोसिएट कंपनी क्या होती है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है, इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो एसोसिएट कंपनी है। पता कैसे चलता है कि कोई कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रही है? जब एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के मोर देन इक्वल टू 20% टोटल वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर मतलब कि आपने क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर देखना है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, तो जो कंपनी कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है उसे हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। जिसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो पता कैसे चलता है कि कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहा है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग पावर के ऊपर कंट्रोल कर रही है, या फिर कंट्रोल कर रही है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ध्यान देंगे, 268 प्राइवेट कंपनी में मुझे लेस देन इक्वल टू 200 मेंबर्स चाहिए। 26 में एसोसिएट कंपनी में मुझे मोर देन इक्वल टू 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर चाहिए। होल्डिंग सब्सिडरी में मुझे मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर चाहिए। बट जब आएगा गवर्नमेंट कंपनी, मोर देन इक्वल टू 51% पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस टोटल देखना है, और वहां पे मोर देन इक्वल टू है। जब आएगा स्मॉल कंपनी, वहां पर भी पेड अप शेयर कैपिटल है और वहां पर है लेस देन इक्वल टू 4 CR। देन सब होल्डिंग एंड सब्सिडरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पब्लिक की सब्सिडरी हमेशा पब्लिक होगी, सब्सिडरी की सब्सिडरी तुम्हारी सब्सिडरी होगी, एंड गवर्नमेंट की सब्सिडरी हमेशा गवर्नमेंट कंपनी होगी। एक्सेस टू कैपिटल के बेसिस पे लिस्टेड कंपनी, अगर किसी कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसे हम बोल देते हैं लिस्टेड कंपनी। पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी के साथ कंसल्ट करके हमें बता सकती है कि कुछ कंपनीज को हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। ऑल्सो ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड है या जिनकी इंटेंशन भी है लिस्ट करने की, उसके बारे में भी बता सकती है कि इनको हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये इंटर में हम लोग पढ़ते हैं इस एक्सेप्शन को डिटेल में। आपने बस ध्यान में रखना है कि कोई भी कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, दैट बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी मींस अदर देन लिस्टेड कंपनी। अदर कंपनीज में सबसे पहले मेरे पास आता है अदर कंपनी में सबसे पहले पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी 285। ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 4 CR है एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 CR है। पेड अप शेयर कैपिटल करंट ईयर की देखनी है, करंट ईयर में किसी भी दिन 4 CR से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टर्नओवर पिछले साल की देखनी है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की एज पर PNL। सो 4 नंबर से याद करते हैं, 4 करोड़ एंड 40 करोड़। इस लिमिट को चेंज किया जा सकता है, पर मैक्सिमम कितना चेंज किया जा सकता है? 10 and 100 CR। स्पेशल पॉइंट्स आपने क्या ध्यान रखने हैं? ओबीसी 3 काम नहीं कर सकती, सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग, सेक्शन 8 कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। वैसे ही स्मॉल कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। तो सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी बन सकती है। पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 4 CR, टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 CR, शुड नॉट बी सेक्शन 8 होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोई भी कंपनी जो कि किसी स्पेशल एक्ट में बनी है। गवर्नमेंट कंपनी इंपॉर्टेंट, बच्चे पता नहीं क्यों गलती करते हैं। 245 में गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें लेस देन इक्वल टू 50, सॉरी मोर देन इक्वल टू, repeating, more than equal to 51% paid up share capital is held by central government or state government or a combination of central government and state government। इसका एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक गवर्नमेंट कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे। एक्स गवर्नमेंट कंपनी ने वाई लिमिटेड के शेयर खरीदे और आपसे पूछा गया वाई लिमिटेड बताओ भाई गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं। तो आपने ये देखना है वाई लिमिटेड के कितने शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आपने गवर्नमेंट कंपनी ने जो शेयर्स के खरीदे हैं उसे इस पर्पस के लिए काउंट नहीं करना है। हमें क्या काउंट करना है कि पेड अप शेयर कैपिटल कितनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट्स या इनके कॉम्बिनेशन के पास है। फॉरेन कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि बनी तो आउटसाइड इंडिया थी पर बिजनेस इंडिया में करती है, चाहे तो डायरेक्ट करती है या अपने एजेंट के थ्रू करती है, चाहे फिजिकली प्रेजेंट है इंडिया में चाहे इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट है। सेक्शन 8 कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी कंपनी जो कि बनाई गई है चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए। इसका इंटेंशन है कि अपने प्रॉफिट को यूज कहाँ पर करेगी, ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए। ये डिविडेंड नहीं देती। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, किसी भी काम को प्रमोट करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी को भी लाइसेंस दे सकती है सेक्शन 8 कंपनी का, और उसे अपने नाम के पीछे सफिक्स लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना पड़ेगा। जो आरओसी है ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर करेगा किसी भी पर्सन को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को एज अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन, रजिस्ट्रेशन पे इसे कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगी। ध्यान से याद करने हैं आप लोगों ने ये पॉइंट्स। लाइसेंस कैंसिल कैंसिल होता है, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ऑर्डर पास कर सकती है कि सेक्शन कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करो। क्यों, कब, कौन से ऐसे केसेस हैं जब इसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है? अगर ये कॉन्ट्रावीन करती है इस एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को, अगर हमने कोई कंडीशंस लगाई थी लाइसेंस देते हुए, उन कंडीशंस को वायलेट करती है, या फिर इसके जो अफेयर्स हैं वो फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट हो रही हैं, तो आपने 3 वर्ड्स याद रखने हैं। अगर सेक्शन 8 कंपनी कॉन्ट्रावीन करती है एक्ट को, कॉन्ट्रावेन करती है कंडीशंस को जिसके बेसिस पे हमने लाइसेंस दिया था, या अफेयर्स जो है वो फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट हो रहे हैं, सेक्शन 8 कंपनी में लिखा गया वो अपने पैसों को सिर्फ और सिर्फ कहां पर यूज करेगी, प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इट विल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। तो अगर अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट हो रहे हैं, इन केसेस में सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। जब ये लाइसेंस कैंसिल कर दे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ऑर्डर करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ध्यान में रखेगी कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, ऐसा ना हो कि पब्लिक का कोई नुकसान हो जाए। सेंट्रल कमिटी से अमेलगमेट कर सकती है किसी और कंपनी के साथ, पर सिर्फ किस टाइप की कंपनी के साथ अमेलगमेट कर सकती है? ये अमेलगमेट कर सकती है सिर्फ ऐसी कंपनी के साथ जो कि सिमिलर ऑब्जेक्टिव में डील करती है। ऐसे केसेस में जो कंपनी की प्रॉपर्टीज हैं, पावर्स हैं, राइट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, वो सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफरी कंपनी को। सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है कि इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। सब लोग प्लीज अच्छे से ये टॉपिक रीड करना। सेक्शन 8 कंपनी प्रमोशन के लिए बनाई जाती है किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव कैन बी आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एनीथिंग, कोई मिनिमम शेयर कैपिटल का रूल नहीं लगता, ये प्रॉफिट को यूज करती है ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए, डिविडेंड नहीं देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है, इसलिए से नाम के पीछे ये लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना पड़ता। लाइसेंस रिवोक हो सकता है अगर कंडीशंस कॉन्ट्रावेन करें। लाइसेंस कैंसिल होने पे इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, नेम भी चेंज हो जाएगा, वाइंड अप भी कर सकते हैं, अमेलगमेट भी कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, कंपनी को जनरल मीटिंग का नोटिस देना पड़ता है 21 डेज, पर सेक्शन 8 कंपनी को कितना देना पड़ता है, 14 डेज का। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूल इसके ऊपर नहीं लगते, इसे नॉमिनेशन एंड रेपुटेशन कमेटी और शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी अपॉइंट नहीं करनी पड़ती। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कंपनी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, यस। क्या कंपनी ओपीसी के शेयर खरीद सकती है, नो। क्या फर्म किसी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, नो, फर्म इज नॉट लीगली कैपेबल। बट क्या फर्म सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बन सकती है, यस। डोरमेंट कंपनी, सेक्शन 455, जब कोई कंपनी को हमने रजिस्टर करवाया है एक फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने के लिए उससे, और हम उसमें अभी राइट ना कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे, तो हम लोग खुद ही आरओसी को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इसे इनएक्टिव का स्टेटस मार्क कर दो। हम ये कब अप्लाई कर सकते हैं कि इसे इनएक्टिव का स्टेटस दे दो, अगर किसी कंपनी ने पिछले 2 साल से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं की है। तो जब हम आपसे पूछते हैं एसोसिएट कंपनी तो वर्ड आता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जब हम पूछते हैं डोरमेंट कंपनी तो वर्ड आता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। पता कैसे चलता है कि कंपनी ने कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं की? सिग्निफिकेंट का मतलब उसने कोई भी काम नहीं किया एक्सेप्ट उसने बस बेसिक से काम किए। बेसिक काम का मतलब क्या है, उसने आरओसी की फीस पे की है, उसने इस एक्ट के रिक्वायरमेंट के लिए कोई पेमेंट की है, शेयर्स दिए हैं, ऑफिस की मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस किए हैं। तो एक्ट, आरओसी, शेयर्स की अलॉटमेंट, एक्ट से रिलेटेड हो गई तीनों बातें, एंड ऑफिस की मेंटेनेंस के रिलेटेड पेमेंट्स की गई हैं। निधि कंपनी जो कि म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को निधि कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। इसका पर्पस होता है सेविंग्स प्रमोट करना। बस इतना ही लिखना है, इतना ही है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, याद करना है कि आज की डेट में एल आई सी,
IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, UTI, ये 3 PFIs हैं आज की डेट में। LIC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये 3 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके अलावा RBI से कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन को डिक्लेयर कर सकती है कि वो PFI है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कब करेगी? जो कि किसी स्पेशल एक्ट के अंडर बने हैं एंड जिसके पास 51% से ज्यादा शेयर है। मैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या किसी भी कंपनी को बोल सकती हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ किसको बोल सकती है? जिसमें 51% से ज्यादा मेटा शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या इनके कॉम्बिनेशन की है एंड जो कि एक स्पेशल एक्ट में बनी है। तो आज की डेट में बस सिर्फ 3 ही है, LIC, IDFC एंड UTI। कंपनी कैसे बनती है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको कोई थ्योरी क्वेश्चन आए कंपनी कैसे बनती है, पहले बताओगे कि हमें चाहिए प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब जैसे बोला गया है कि वो प्रमोटर है आइदर इन प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न, जो कि कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, जिसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकस्टम्ड टू एक्ट है। तो प्रमोटर्स ही वो लोग हैं जिनके दिमाग में आइडिया आया कि हमने कंपनी बनानी है। तो अगर एनुअल रिटर्न में या प्रोस्पेक्टस में बोला गया कि ये प्रमोटर है जिसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकस्टम्ड टू एक्ट है, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए आप एक्सप्लेन करोगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता कि पब्लिक कंपनी में 7 एंड प्राइवेट कंपनी में 2 किसी भी लॉफुल बिजनेस के लिए, लॉफुल एक्टिविटी के लिए कंपनी बना सकते हैं। कंपनीज एक्ट में वर्ड यूज किया गया है लॉफुल पर्पस, पर जब आप LLP एक्ट में सेम चीज पढ़ोगे तो वहां पर यूज क्या किया गया है वर्ड लॉफुल बिजनेस। तो क्या LLP में चैरिटी करने के लिए बना सकते हो? नहीं बना सकते। कंपनी कैसे बनती है? सबसे पहले ROC को डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? MOA और AOA देंगे। MOA और AOA के ऊपर कौन साइन करेगा? सब डायरेक्टर साइन करेंगे, सारे सब्सक्राइबर। साथ में हम एक डिक्लेरेशन लगाएंगे। डिक्लेरेशन के ऊपर एक प्रोफेशनल साइन करेगा और कोई भी एक पर्सन साइन करेगा कि इस एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली गई हैं। तो ये छोटे से पॉइंट के ऊपर केसटी आई हुई है, एक बार एंटर में। रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स फाइल करनी है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को फाइल किया जाएगा। इसके ऊपर कौन साइन करेगा? सारे सब्सक्राइबर्स। डिक्लेरेशन के ऊपर कोई एक सब्सक्राइबर करेगा एंड एक प्रोफेशनल करेगा। प्रोफेशनल कौन कौन अलाउड है? CA, CS, CMA और एडवोकेट इन प्रैक्टिस। फिर सारे सब्सक्राइबर एक और डिक्लेरेशन देंगे। किस चीज की डिक्लेरेशन देंगे? कि हमें कभी भी पकड़ा नहीं गया है इन कनेक्शन विद प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। We have not been found guilty of any fraud with respect to Companies Act in the last 5 years। तो प्रमोशन वाला तो फ्रॉड लाइफ टाइम में ना किया हूँ और कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी पिछले 5 साल में ना की हूँ। और कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है एंड ट्रू है, हमने कोई भी झूठ नहीं बोला। साथ में वो ये बताएंगे एड्रेस क्या है कॉरेस्पॉन्डेंस का, सारे डायरेक्टर्स का नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, सारे सब्सक्राइबर्स का, ये सारी डिटेल्स दी जाएंगी। उसके बाद ROC की तरफ से COI मिल जाएगा। उस COI में लिखा होगा कंपनी का सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड जब हमें COI मिल गया मतलब कि कंपनी बन गई। कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। अगर कभी पूछा जाए इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या, जो HUF है वो बनती है बाय बर्थ, जो LLP है वो बनती है बाय इनकॉर्पोरेशन, जो पार्टनरशिप है वो बनती है बाय अग्रीमेंट और कंपनी बनती है बाय इनकॉर्पोरेशन। तो जब ये COI मिल गया जिसमें से लिखा हुआ है, इसका मतलब कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एक कंपनी क्रिएट हो गई। इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। मुझे जो कंपनी की फॉर्मेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है कब तक संभाल के रखनी है, कब तक मेरी ड्यूटी बनती है उन डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना, मेरे से गवर्नमेंट कब तक डिमांड कर सकते हैं? टिल डिसोल्यूशन मुझे हमेशा संभाल के रखनी है। अगर आपने कोई भी फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी तो सेक्शन 447 में आपको फ्रॉड के लिए पकड़ा जा सकता है। एंड उस केस में आपको क्या ऑर्डर पास किया जा सकता है? जो भी उनको ठीक लगे, कंपनी की मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। जब भी आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेंगे वो देखेंगे पब्लिक का इसमें नुकसान तो नहीं है, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, कंपनी का नाम रिमूव कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, जो भी ऑर्डर उन्हें ठीक लगे। कोई भी एक्शन आपके अगेंस्ट लेंगे तो उससे पहले आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे ऑफ बीइंग हर्ट। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्म स्पेसिफाई किया हुआ है, स्पाइस फॉर्म फिल किया जाता है। कंपनी बनने का मतलब क्या है? कई बार ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन? इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज के एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट हो गया है जो कि वो सारे काम कर सकता है जो कि इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कर सकती है। अब इसका परपेचुअल सक्सेशन होगा, ये प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती है, ये स्यू भी कर सकती है, कोई और भी इसे स्यू कर सकता है।
अगर कोई भूल चूक हो गई है सीओआई मिलने से पहले, उसे माफ कर दो। जो सीओआई है वो कंक्लूसिव एविडेंस है ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का इफेक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है, सबने याद करना है। जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं वो बाइंड करते हैं कंपनी को और उसके मेंबर्स को टू द सेम एक्सटेंट एज दे रिस्पेक्टिवली हैज बीन साइंड बाय द कंपनी एंड ईच मेंबर एंड ऑन अग्रीमेंट टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजंस। जो भी पैसे किसी कंपनी ने को मेंबर ने देने हैं, इट इज अ डेट ड्यू फ्रॉम द मेंबर टू द कंपनी। तो जब मैंने किसी कंपनी के एमओए में साइन कर दिया कि मैं 1 लाख के शेयर्स खरीदूंगी, तो जब कंपनी बन गई, इट इज माई डेट टू द कंपनी। जो मेंबर है उसकी तरफ से डेट ड्यू है कंपनी को, उसने ये पैसे देने हैं। यहाँ पर हमारा 80% टॉपिक कंप्लीट हो गया। वी हैव डन एवरीथिंग टिल हियर, जिसमें से कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं, डॉक्ट्रिन्स। पहले सुन लो 2 मिनट पे क्विकली। 3 डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायरस मतलब पावर। कोई भी चीज जो कि कंपनी के ऑब्जेक्ट लॉस के बियॉन्ड है, वो अग्रीमेंट होगा वॉइड एब इनिशियो। इसे कोई भी रेटिफाई नहीं कर सकता। अगर सारे शेयर होल्डर्स मान जाएं तब भी इसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चीज कंपनी के पावर के बियॉन्ड है वो कभी भी वैलिड बन ही नहीं सकती। कंपनी की पावर पता कहाँ से चलती है? कंपनी के ऑब्जेक्ट लॉ से चलती है। ये हमने क्यों बनाया? हमने ये बनाया शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये हमारा मेन पर्पज है। कौन से केस में बताया गया था? एशबरी रेलवे गैरेज वर्सेस रीच। क्वेश्चन है, अगर कोई चीज कंपनी के डायरेक्टर्स के कंट्रोल के बियॉन्ड है बट कंपनी की पावर के विद इन है, क्या इसे रेटिफाई किया जा सकता है? यस। क्वेश्चन है, अगर किसी कंपनी ने कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्ट किया, तो जो थर्ड पार्टी है क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकती है? नहीं, ये तो वॉइड एब इनिशियो है। क्या वो पैसे वापस मांग सकती है? यस। अगर वो पैसे अभी तक यूज नहीं किए गए हैं तो इंजंक्शन का ऑर्डर लेके वो उन पैसों को वापस मांग सकती है। अगर वो पैसे कंपनी के वैलिड पर्पस के लिए यूज किए गए हैं, क्या अब ये पैसे वापस मांगे जा सकते हैं? यस, क्योंकि वो कंपनी के वैलिड पर्पस के लिए यूज हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मान लो किसी पर्सन ने एमओए पढ़ा ही नहीं, क्या उसके ऊपर भी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस अप्लाई होगा? यस, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि सेक्शन 399 ने बताया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। अब कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है, हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि उसने कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है एंड समझा है। इसे हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, ये भी शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करता है। इसकी एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कहते तुम्हें ये तो पता हो सकता है कि कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, पर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फुलफिल की गई या नहीं, इंटरनल रेगुलेशंस, इन इंटरनल रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। डोमेस्टिक मैनेजमेंट के बारे में थर्ड पार्टी को नहीं पता चल सकता। थर्ड पार्टी की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया इंटरनल अफेयर्स कैसे मैनेज हो रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसे ही बोला जाता है टर्कोमैन रूल, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोमैन रूल। तो तीनों चीजें पैरेलल पढ़नी है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कोई भी अग्रीमेंट जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड है, इट इज वॉइड अब इनिशियो। रेफरेंस देंगे एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रीच का। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, हमने ज्यूम करके चलेंगे तुमने एमओए पढ़ रखा है, पढ़ भी रखा है, समझ भी रखा है, अंडरस्टूड कर रखा है। रेफरेंस देंगे सेक्शन 399 का। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तुम्हें ये तो पता हो सकता है पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, पर इंटरनल अफेयर्स के बारे में तुम्हें नहीं पता चल सकता। डोमेस्टिक मैनेजमेंट प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता नहीं चल सकता, तो तुम्हें हम प्रोटेक्शन देंगे, पर इसकी एक्सेप्शन है। अगर तुम्हें नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी है, अगर सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी है, नेग्लिजेंस है, या फिर फॉर्जरी है, तो तुम्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। इन केसेस में थर्ड पार्टी को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। लेट्स क्विकली रीड देम एंड वाइंड अप दिस एक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इसका मतलब है बियॉन्ड द पावर। कोई भी काम जो कि कंपनी की पावर के बियॉन्ड है वो वॉइड एब इनिशियो है। एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय कंपनी विच ट्रेवल बियॉन्ड द पावर नॉट ओनली ऑफ द डायरेक्टर बट ऑल्सो द कंपनी इज होली वॉइड, इनऑपरेटिव इन लॉ, not binding on the company. A company can be restrained from employing its funds for purposes other than those sanctioned by the memorandum. इसका इम्पैक्ट क्या है? ना हम कंपनी को स्यू नहीं कर सकते, कंपनी भी स्यू नहीं कर सकती किसी भी ऐसे काम के लिए जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के अंडर फॉल करता है। कहते मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो भी पर्सन इस अग्रीमेंट को कर रहा है उसे इसके बारे में नॉलेज थी।
सो वी कैन से दैट अगर कोई काम आपने किया जो कि चाहे लीगल है पर एमओए ऑथराइज नहीं करता है, इट इज अल्ट्रा वायरस, इट इज नल एंड वाइड। अगर सारे शेयर होल्डर मान जाए, अनएनोनिमस कंसेंट हो, तब भी वो वैलिड नहीं बनेगा, इसे तब भी रेटिफाई नहीं कर सकते। कोई काम अल्ट्रा वायरस का डायरेक्टर है पर इंट्रा वायरस का कंपनी है, उसे रेटिफाई किया जा सकता है। कोई काम अल्ट्रा वायरस का डायरेक्ट आर्टिकल्स है, उसे भी रेटिफाई किया जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सेक्शन 399 ने बोला कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको आरओसी को देने हैं एंड उसका आरओसी रिकॉर्ड रखेगा एंड कंपनी का सीओआई भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर करवाया जाता है आरओसी को। एमओए और एओए भी जब एक बार रजिस्टर हो जाते हैं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। कोई भी पर्सन इसे इंस्पेक्ट कर सकता है एक नॉमिनल फीस पे करने के बाद। तो अब हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है उसने इसे पढ़े हुए हैं। Whether a person reads the documents or not, he is presumed to have knowledge of the content of the documents. He is presumed not only presumed to have read the document but also understood it. Every person dealing with the company not only has constructive notice of MOA, AOA, उसे जो भी डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास रजिस्टर्ड है वो सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, हम ये मान के चलेंगे उसे उन सबके बारे में बताएं। Doctrine of Indoor Management, Royal British Bank versus Turkman. It is an exception to Doctrine of Constructive Notice. क्योंकि Doctrine of Constructive Notice थर्ड पार्टी की ड्यूटी लगाता है, शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करता है। बट जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करता है कि इसे इंटरनल अफेयर्स के बारे में थोड़ी पता हो सकता है। तो अगर किसी कंपनी ने लोन लिया एंड डायरेक्टर्स के पास लोन लेने की पावर थी सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय शेयर होल्डर, तो हम बैंक से ये नहीं उम्मीद लगा सकते कि कंपनी ने डायरेक्टर से अप्रूवल लिया है या नहीं लिया, वो भी पता करें। बैंक ये तो पता कर सकता है डायरेक्टर के पास लोन लेने की पावर है या नहीं है। बैंक ये नहीं पता कर सकता कि डायरेक्टर ने जो पावर थी वो सही तरीके से एक्सरसाइज की है कि नहीं, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट पूरी की है या नहीं, कि जो डायरेक्टर है उसने शेयर होल्डर से कंसेंट लिया या नहीं लिया, ये हम एज्यूम करके चलेंगे। पर इसकी एक्सेप्शंस हैं। अगर बैंक को पता ही था कि कुछ इरेगुलर है, बैंक को सस्पिशन था कि कुछ इरेगुलर है, तो नेग्लिजेंस को तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती, यहाँ पर भी नहीं मिलेगी। फॉर्जरी, किसी ने फेक डॉक्यूमेंट साइन करके दे दिए, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आई होप यू लाइक द सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।